हर डॉक्टर की, हर फिजिशियन की ओपीडी में बहुत सारे मरीज बुखार के आते हैं। लेकिन बुखार में भी कई प्रश्न हैं जो कंफ्यूजिंग रहते हैं, कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। जैसे कुछ मरीजों को बुखार बहुत तेज चढ़ता है लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ लोग 99 पे बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। कुछ मरीजों का बुखार बहुत ठंड देकर आता है, कुछ का बिना ठंड के आ जाता है। कुछ मरीजों को पैरासिटामॉल से बुखार उतरता ही नहीं है, उन्हें कोई और चीज़ भी ऐड करना पड़ती है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मैं सिखाऊंगा मेरे फीवर की इस लेक्चर सीरीज़ में। आज पहले पार्ट में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये बुखार क्यों चढ़ता है, बुखार के साथ टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, ठंड क्यों लगती है और क्या क्या होता है। इसके आगे के लेक्चर्स भी समय समय पर आपको मिलते जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं फीवर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है इन्फेक्शन और दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन का मतलब आप अच्छे से समझते हो, जब भी कोई बाहरी पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, जब भी कभी वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, हमारे भीतर घुस जाता है और रेप्लिकेट करना शुरू करता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, देन इट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन एक दूसरा शब्द है जिसका मतलब होता है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स किसी भी सेल्यूलर इंजरी के अगेंस्ट। यानी जब भी कभी सेल को डैमेज होगा, किसी भी कारण से डैमेज हो, चाहे इन्फेक्शन से डैमेज हो, चाहे किसी और चीज से डैमेज हो, तब जो बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो होता कैसे है इन्फ्लेमेशन? जब भी कभी किसी सेल में इंजरी हुई तो वो सेल और WBC कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। हमारे शरीर में जब भी युद्ध होते हैं तो वो हमेशा रासायनिक हथियारों से ही लड़े जाते हैं, हमेशा केमिकल्स से लड़े जाते हैं। तो जब भी बॉडी पे कोई हमला होता है तो बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। ये नाम मैंने लिख रखे हैं, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केमिकल्स इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो कब कब हो सकता है इन्फ्लेमेशन? एक तो जब भी कभी किसी को इन्फेक्शन हो। सेल को इंजरी कैसे होगी? या तो इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुसा, आपके सेल में घुसा, उसने सेल को तोड़ दिया। वायरस आपके घर में घुसा, आपके सेल में घुसा, सेल के माल को खाने लग गया, आपको इन्फेक्शन हुआ। उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी इन्फ्लेमेशन करेगी। तो इन्फेक्शन बाहरी ताकत से हुआ, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है कि हमने वहां पे अपनी फौज भेजी या हमने युद्ध करना शुरू किया, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ट्रॉमा से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उंगली पे चोट लग गई, उंगली पे हथौड़ी मार दी, बर्न हो गया, रेडिएशन के कारण हो सकता है, या इश्चीमिया के कारण कोई आर्टरी बंद हो गई, आगे ब्लड नहीं जा रहा है, तो उतने हिस्से में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। और कैसे हो सकता है? किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण, कोई बाहरी पदार्थ जैसे पॉलन ग्रेन, या कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, या अंडे से एलर्जी होती है, या पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी हुई, तो पेनिसिलिन बॉडी में गई, जो व्यक्ति एलर्जिक है उसने सडनली एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता क्या क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो पुराने ज़माने से कही जाती है ना, र्यूबोर, केलॉर, डोलॉर, ट्यूमोर और फंक्शिया लेसियो। हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। इन्फ्लेमेशन में होता है रेडनेस होती है, यानी जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, अगर मान लो आपकी उंगली पे एक हथौड़ी पड़ गई तो क्या होगा? लाल हो जाएगी उंगली। और क्या होगा? गर्म हो जाएगी, सूज जाएगी, बहुत सारा दर्द होगा, उतना हिस्सा कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगा, और ज़्यादा चोट है तो हो सकता है आपको बुखार भी आ जाए। तो ये सब कैसे होता है, 1 मिनट में समझते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो लोकली होती हैं। लोकली मतलब जहाँ पे चोट लगी है या जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ पर वेसो डायलेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, इरिदीमा होगा, यानी वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, वो हिस्सा रेड हो जाएगा। और क्या होगा? वहाँ की कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिलरीज लीक करेंगी और स्वेलिंग आ जाएगी। और क्या होगा? वहाँ के पेन फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ चीज़ें निकलेंगी जिनके के कारण वहाँ पेन होगा। और एक कीमोटैक्सिस नाम की चीज़ होती है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो WBC को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बुलाते हैं, और वहाँ पे WBC आ जाते हैं ताकि वो लड़ सकें बाहरी पैथोजन से। तो ये सारी चीज़ें तो लोकली होंगी। और इसके अलावा ब्रेन में ये दो चीज़ें
ये दो केमिकल मीडिएटर्स ऊपर जाएंगे और जाके ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम की जगह पे थर्मोस्टेट को रीसेट कर देंगे। इन दो के सिर्फ नाम सोच के रख लो, बाद में हम इन पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो क्या क्या हुआ? एक हुआ इन्फेक्शन, दूसरा हुआ इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन मतलब बाहरी ताकत का आक्रमण, इन्फ्लेमेशन मतलब हमारा सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, जिसमें कि ये तमाम चीजें होती हैं। तो कुछ हुआ लोकल और कुछ हुआ सिस्टमिक, जो ब्रेन में जाके उसने अपने थर्मोस्टेट को रीसेट कर दिया। इस पे अभी हम और बात करेंगे। तो होता क्यों है इन्फ्लेमेशन? इसमें क्या भला है? इन्फ्लेमेशन बॉडी की समझदारी है। इन्फ्लेमेशन वो चीज है जिससे कि बॉडी उस पैथोजन को हरा पाती है। जब भी कभी आप सोचो कि हमारे देश पर कोई बाहरी ताकत हमला कर दे और मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि वहां पे खाना पीना, रसद, सेना सब आसानी से पहुंच सके। तो इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली उसी लिए किया जा रहा है बॉडी के द्वारा। जब भी कभी वेसोडाइलेटेशन क्या होगा तो क्या होगा? सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा डब्ल्यूबीसी आसानी से पहुंच पाएंगे। और क्या होगा? कीमोटैक्सिस से डब्ल्यूबीसी पहुंचेंगे, युद्ध करने में हेल्प करेंगे। और क्या होगा? कैपिलरी लीक होने से क्या फ़ायदा? सूजन से क्या फ़ायदा? हमारी कैपिलरीज में नॉर्मली एंटीबॉडीज़ जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं अंदर ही रहती हैं। कैपिलरी की वॉल इतनी टाइट होती है कि उससे कुछ निकल नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, जहाँ पे चोट लगी है, वहाँ पे कैपिलरी लीक होती है, तमाम प्रोटीन बाहर आ जाते हैं, साथ में एंटीबॉडीज़ भी बाहर आ जाती हैं, वो लड़ने में हेल्प करती हैं। पेन से क्या फ़ायदा होता है? पेन से ये फ़ायदा होता है कि हम उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि यहाँ चोट लगी है। मान लीजिए कि हाथ आग में गया, तुरंत बर्न हुआ, आप तुरंत हाथ खींच लोगे ताकि और न जले, तो पेन भी काम का है। उसी तरह से फीवर भी काम का है और फीवर भी हीलिंग में हेल्प करता है। पर आप तो साहब फीवर को आने नहीं देते, कभी 99 भी हुआ तो तुरंत क्रोसिन खा लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, फीवर काम का है और फीवर भी हीलिंग में हेल्प करता है। कैसे? समझते हैं। जितने भी जानवर हैं, आपको किसी भी कारण से फीवर क्यों होता है? कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीवर क्या है? इन्फेक्शन। और उसमें भी कॉमनेस्ट इन्फेक्शन किसका होता है? आमतौर पे वायरसेस का इन्फेक्शन होता है। और ये बैक्टीरिया या वायरस, इनके लिए सबसे अच्छा कल्चर मीडियम हमारी बॉडी है। ये हमें अटैक करते ही क्यों है? बैक्टीरिया को क्या पड़ी है या वायरस को क्या पड़ी है कि वो हमारे भीतर आकर इन्फेक्शन करे? उसे सिर्फ प्रजनन के लिए या खाने पीने के लिए एक अच्छा ग्राउंड चाहिए, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो ग्राउंड उसे प्रोवाइड करता है। अगर किसी तरह से ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये पैथोजन परेशान हो जाते हैं। आप अकेले नहीं हो जिसे फीवर आता है, ऊपर वाले ने ये सिस्टम सभी जानवरों के लिए, सभी पेड़ पौधों के लिए, सभी प्राणियों के लिए बनाया है कि इवन कुछ पेड़ होते हैं जिनकी पत्ती पे यदि फफूंद लग जाए तो वो अपनी पत्ती का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, ये फंगस के लिए तकलीफ का हो जाता है, फंगस ग्रो नहीं कर पाती। एक जानवर होता है, इगुआना कहते हैं उसको, छिपकली जैसा होता है। यदि उसे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो जाके गर्म चट्टान पे बैठ जाता है ताकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा ले और वो जो इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया है वो मर जाए। ये बढ़े हुए टेम्परेचर में बैक्टीरिया और वायरस अच्छे से काम नहीं कर पाते। और जैसा हमने देखा, सबसे कॉमन जो पैथोजेंस हैं वो वायरसेस हैं, और वायरसेस काम नहीं करते हायर टेम्परेचर पे। तो एक 100-101 का टेम्परेचर हमारे लिए अच्छा हो जाता है जब भी कोई इन्फेक्शन हो। इनफैक्ट एक वो हिप्पोक्रेटस नाम के जो व्यक्ति थे ना, जिनके नाम पे आप ओथ लेते हो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो चीज़ मेडिसिन से ठीक नहीं होती वो सर्जरी से ठीक होती है, और जो सर्जरी से ठीक नहीं होती वो हीट से ठीक की जा सकती है, और जो चीज़ हीट से भी ठीक नहीं होती उसे किसी का बाप ठीक नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने अपनी भाषा में कहा होगा, मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। तो फीवर इज गुड फॉर योर बॉडी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस कैन नॉट वर्क दैट एफिशिएंटली इन केस ऑफ अ राइजन टेम्परेचर। तो फीवर होता कैसे है? हमने पढ़ा दो चीजें थी, क्या याद किए नाम? प्रोस्टाग्लैंडिन और IL-1। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और IL-1 मीडिएटर्स हैं जो ब्रेन में जाते हैं और थर्मोस्टेट को रीसेट कर देते हैं।
और हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। सर कुछ नहीं समझ में आया। समझो, तुम्हारे घर में एसी होगा, तुम्हारे कार में एसी होगा, वो कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए बाहर का रूम टेम्परेचर चल रहा है 25 डिग्री का, बाहर का, आप चाहते हो कि आप उसको ठंडा करके 18 पे ले आओ, तो आप अपने एसी का टेम्परेचर सेट करते हो 18 डिग्री पे। अब एसी क्या करेगा? कमरे की सारी गर्म हवा को निकाल के बाहर फेंकेगा, ठंडी हवा अंदर लाएगा, लेकिन ये तब तक करेगा जब तक कमरे का टेम्परेचर 18 पे न आ जाए। जैसे ही 18 पे आया वो थर्मोस्टेट रुक जाएगा, कंप्रेसर अपना काम करना बंद कर देगा, वेट करेगा। जैसे ही थोड़े समय बाद रूम का टेम्परेचर फिर बढ़ के 20-21 तक गया, थर्मोस्टेट फिर एक्टिवेट होगा, कंप्रेसर को फिर चालू करेगा, टेम्परेचर को फिर कम करेगा, लेकिन पूरे समय कोशिश करके लाएगा कि उसको 18 डिग्री पे कर दे। वैसे ही आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, हाइपोथैलेमस में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो चाहता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स 98.6 या 98.4 रहे, और रेडियो मिर्ची का जो भी नंबर है लगभग उसके आसपास टेम्परेचर बना रहे। यदि कभी भी वो टेम्परेचर कम होता है बॉडी का, तो तुरंत उसे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और 98.6 तक लाया जाता है, या जब भी कभी वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे नीचे करके 98.6 तक लाने की कोशिश करती है बॉडी। लेकिन बुखार के केस में क्या होता है? जैसे मान लो अभी सब ठीक चल रहा है, आप यदि अचानक पहाड़ पे पहुंच जाओ, एक क्षण में आपकी आंख खुले और आप एक बर्फ वाले पहाड़ पे हो, मनाली में, रोहतांग पास में, कहीं भी हो, और वहां पर घोर ठंड है, आपने यही नॉर्मल शर्ट पैंट पहन रखे हैं, क्या होगा? सडनली आपको रियलाइज होगा कि आसपास का टेम्परेचर बहुत कम है और आपको भयंकर शिवरिंग शुरू हो जाएगी। ये शिवरिंग क्यों होगी? क्योंकि आपकी बॉडी का थर्मोस्टेट सेट है 98.6 पे और बाहर का टेम्परेचर चल रहा है 6 डिग्री। अब उस 6 डिग्री को कंपेंसेट करने के लिए आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बहुत अग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और चाहेंगी कि इस एक्टिविटी से हीट जनरेट हो और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़कर 98.6 हो जाए। बुखार में भी एग्जैक्टली यही होता है। बुखार में आपकी बॉडी का थर्मोस्टेट नया सेट होके 101 या 102 पर हो जाता है। आपकी बॉडी पे वायरस ने अटैक किया, अब उससे लड़ने के लिए बॉडी ने डिसाइड किया कि मुझे अपना टेम्परेचर बढ़ाकर 101 पर ले जाना है। अब क्या होगा? सडनली थर्मोस्टेट रीसेट हो गया है 101 पर। अब सडनली बाहर सारे लोग बढ़िया कमरे में बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं, पंखा चलाए बैठे हैं, लेकिन आपकी बॉडी ने तय कर लिया कि नॉर्मल टेम्परेचर तो 101 होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना है बॉडी का? 98.4। अब बॉडी उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए शिवर करेगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी और मसल्स को शिवर कराएगी, इवन राइगर्स कराएगी, ताकि जल्दी से जल्दी उस टेम्परेचर को 101 तक ले जाया जाए। क्यों 101 तक ले जाया जाए? क्योंकि बॉडी ने डिसाइड किया है कि इस वायरस को मारने के लिए मुझे 101 का टेम्परेचर चाहिए। तो हम समझते हैं ना कि जब बुखार आता है तो ठंड लगती है, ये इसका ठीक उल्टा है। जब ठंड लगती है उससे बुखार आता है। बॉडी बुखार क्रिएट करने के लिए ठंड पैदा करती है, बॉडी बुखार क्रिएट करने के लिए शिवरिंग करती है या राइगर्स करती है। जब भी आपको बुखार आता है तो आप एक ब्लैंकेट ओढ़ लेते हो, ठंड लग रही होती है आपको, आप ब्लैंकेट ओढ़ते हो, हीट बाहर नहीं निकल पाती और जल्दी से वो गर्मी क्रिएट हो जाती है। इसका ठीक उल्टा होता है जब बुखार उतारना होता है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 है, तय किया गया कि नहीं साहब अब टेम्परेचर 102 पहुंचाना है। नया जैसे वो केमिकल्स निकले, उन्होंने डिसाइड किया, ब्रेन को सिग्नल दिया कि अब टेम्परेचर को 102 करना है। तो अब नया जो हमारा हाइपोथैलेमस का वैल्यू है वो हो गया 102 पर आके। अब क्या होगा? बॉडी शिवर करेगी और तमाम काम करके टेम्परेचर को समहाउ बढ़ा के 102 तक ले जाएगी। जब तक ये इन्फेक्शन रहेगा, जब तक बॉडी को लगेगा कि नहीं मुझे यही टेम्परेचर चाहिए, तो वो 102 पे बना रहेगा। जब बॉडी को डिसाइड हुआ कि नहीं साहब अब नहीं चाहिए मुझे, तो वो केमिकल्स निकलना बंद हो जाएंगे, वो केमिकल्स को रोक दिया जाएगा और नया नॉर्मल वापस 98 पे रिसेट हो जाएगा। अब आपको चढ़ा हुआ है बुखार 102 का और बॉडी ने सडनली डिसाइड कर दिया कि नहीं साहब अब तो मुझे 98 का टेम्परेचर चाहिए। कम कैसे किया जाए?
तुरंत बॉडी ढेर सारा स्वेटिंग शुरू करेगी, पसीना निकालना शुरू करेगी। ये पसीना आपकी स्किन पे आएगा, स्किन से आके इवेपोरेट होगा और उसके साथ साथ हीट डिसिपिएट होगी। तो इसीलिए पसीना आने से बुखार उतरता है। जब बुखार उतरता है तब पसीना नहीं आता। जब बॉडी को बुखार चढ़ाना होता है तब वो शिवर करती है, जब बॉडी को बुखार उतारना होता है तब वो स्वेट करती है। सो दिस इज हाउ दिस फीवर मैकेनिज्म वर्क्स। तो शिवरिंग और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज राइज इन टेम्परेचर एंड स्वेटिंग कॉजेज फॉल इन टेम्परेचर। तो साहब बुखार इतना अच्छा है तो आप चिंता ही क्यों करते हो, उसकी चढ़ने दो बढ़िया। ऐसा भी नहीं है, कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आपने सुना होगा, आपके खुद के बारे में भी यदि सोचेंगे तो आपको मम्मी बताती होंगी कि बचपन में बेटा तेरे को बहुत बुखार आता था, 105 106 हो जाता था। पर कभी एडल्ट लाइफ में आपने 102 103 104 से ऊपर के बुखार देखे नहीं होंगे। अगर ये बॉडी का टेम्परेचर 100 101 102 तक है तब तक अच्छी बात है, ये वायरसों को मारने में काम आता है। पर कभी कभी स्पेशली बच्चों में ये टेम्परेचर ओवरशूट कर जाता है, और अगर ये ओवरशूट कर जाए तो फिर बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तब हमारी बॉडी के प्रोटीन्स, हमारे एंजाइम्स भी काम करना बंद कर सकते हैं और वो जान को खतरा कर सकते हैं। स्पेशली ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी। तो एडल्ट्स में यूजुअली फीवर कभी भी 103 104 के ऊपर नहीं जाता। कभी आपने एडल्टहुड में 108 बुखार नहीं देखा होगा, लेकिन बच्चों में आपने सुना होगा कि वो बुखार 105 चला गया, 6 चला गया, 8 चला गया। क्यों? क्योंकि बच्चों का हाइपोथैलेमस उतना ग्रो नहीं किया होता। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स हुए, इन्फेंट्स हुए, उनमें इस हाइपोथैलेमस को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बच्चों में कई बार इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, फीवर राइज हुआ, लेकिन हाइपोथैलेमस समझ ही नहीं पाता और बुखार को बढ़ाए चला जाता है। इसके कारण गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बच्चों का बुखार ज़्यादा चिंता की चीज़ होती है। बच्चों का बुखार जल्दी उतारना पड़ता है क्योंकि थर्मोस्टेट डेवलप्ड नहीं है। तो इसलिए बच्चों का बुखार ज़्यादा डेंजरस है और आपको उसको ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो 3 बुजुर्ग आपको दिख रहे हैं, इन 3 लोगों को इसी बुखार का मैकेनिज्म समझने के लिए और उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने बताया कि इन्फ्लेमेशन कॉक्स एंजाइम से को ब्लॉक करने से कंट्रोल हो सकता है, और उन्होंने बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाली चीज़ें कैसे काम करती हैं। बुखार का इलाज पैरास्टामोल से क्यों नहीं हो पाता, कई बार पैरास्टामोल काम नहीं करती, कई बार आइबुजेसिक प्लस क्यों देनी पड़ती है, और ऐसी तमाम चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा अपने फीवर के कोर्स में। ये फीवर का कोर्स मेरी ऐप पे फ्री में अवेलेबल है और इसमें लेक्चर्स डलते जा रहे हैं। इस कोर्स में ऑलरेडी अभी 50,500 लोग रजिस्टर्ड हैं। इस कोर्स को कुछ समय के लिए मैंने फ्री रखा है, लेकिन बहुत समय तक मैं इसे फ्री नहीं रख पाऊंगा। यदि आप फीवर को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बुखार के प्रति कैसी अप्रोच रखी जाए, कैसे डिसाइड करें कि कब कौन सी जांच करानी है, कैसे डिसाइड करें कि कब कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कब एंटीबायोटिक देनी है, कब नहीं देनी है, तो आप जाकर मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधे जाके गूगल प्ले स्टोर पे क्लिनिकल गुरुजी सर्च कर सकते हैं या एप्पल के स्टोर में क्लिनिकल गुरुजी सर्च कर सकते हैं। इस ऐप के 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। इस ऐप में ये कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। आप सीधे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस ऐप का लिंक डाल रहा हूँ। आपको जाना है, इस कोर्स में रजिस्टर करना है और आगे की चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अभी इस लेक्चर में इतना ही। फीवर के बारे में आप और क्या सीखना चाहेंगे, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आप क्या चीज़ें मुझसे पढ़ना चाहेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।